डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज के लिए वीडियो जो मैं बना रहा हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी ए गेम चेंजर वीडियो। ठीक है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि स्मार्ट सिलेबस बता रहा हूँ आपको, जो लास्ट मोमेंट पे आपको इतना तो एटलीस्ट पढ़ के जाना चाहिए। जब आप सभी को पता है कि 10 तारीख को जो है आपका एग्जाम है होने वाला है SIC फार्मासिस्ट का, और साथ साथ SGPGI का जो एग्ज़ाम होने वाला, और महाराष्ट्र में भी एग्ज़ाम सामने आ गया हुआ है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर वीडियो फॉर यू ऑल। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी, और मैं स्मार्ट सिलेबस जो बताने वाला हूँ, अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं ईजिली आई कैन अश्योर यू विल बी सेलेक्टेड, यू विल बी इन द लिस्ट। और जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके जरूर मुझे बताइएगा कि क्या ये सिलेबस आपके लिए कितना हेल्पफुल था। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। ये जो वीडियो है मेनली तो SIC और आपके जो SGPGI का एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन आप देखेंगे चाहे वो CGHS हो, चाहे RRB हो, चाहे DSSS हो, चाहे कोई भी, क्योंकि डिप्लोमा बेस्ड ही सिलेबस जनरली इनका होता है, तो वहां पर ये सारी चीजें आपकी हेल्पफुल होने वाली है। तो यहां पर मैं फार्मा पोर्शन डिटेल आपसे डिस्कस करूंगा। जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैंने पूरा आपसे डिस्कस कर लिया हुआ था, उसको देखिएगा, वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब आप देखेंगे इसका सवाल बहुत बेसिक से, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी ऑलरेडी, आप देखेंगे तो यहां पर देखिए, तो ये जो कॉम्पिटेंसीज है, ये सब्जेक्ट है, इनकी कॉम्पिटेंसीज है। तो आजकल आप फार्मासिस्ट एग्जाम में ना ट्रेंड बदलता हुआ देख रहे हो। DSBM के क्वेश्चन भर भर के, SCP के क्वेश्चन भर भर के, HECP के क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं जैसे कोलोजी, वहां से तो आ ही रहे हैं, सूटिक्स आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रेशियो कम हो रहा है, एक शिफ्ट देखने को आपको मिल रही है। आप देखिए यहाँ पर कॉम्पिटेंसीज में प्रिस्क्रिप्शन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, आप फार्मासिस्ट हैं, ये सब सारी चीज़ें। पेशेंट काउंसलिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये सब तो आपको सब्जेक्ट सारे पता लग रहे होंगे। हॉस्पिटल कम्युनिटी फार्मेसी का एक्सपर्टीज और मेडिसिन यानी कोलोजी पे आपकी बहुत पकड़ होनी चाहिए। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बोले तो सूटिक्स पे पकड़ होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप पे आपका DSBM पे पकड़ होना चाहिए। ठीक है, ये सब। हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी पे। एथिकल एंड लीगल प्रैक्टिस का मतलब जूरिस्प्रूडेंस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। ये सब चीज़ें तो देख रहे हैं, जूरिस्प्रूडेंस हो, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हो, HECP हो, सूटिक्स हो, कोलोजी हो, DSBM हो, ये सब, यही तो कोर कॉम्पिटेंसी चाहिए होती है एक फार्मासिस्ट से। यही रीजन है कि एक ड्रास्टिक चेंज हम देखने को मिल रहा है क्वेश्चंस का। ठीक है, हम क्या कोग्नोसी खाली दे दबा पढ़े जा रहे हैं, एकदम DSBM छोड़ रहे हैं, HECP छोड़ रहे हैं, SCP छोड़ रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नहीं छोड़ सकते आप। भुवनेश्वर का एम्स का देखिए भर भर के आया है। एम्स ऋषिकेश का भी जब एग्जाम होगा तो आप देखिएगा भर भर के क्वेश्चन दिखेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ की सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। ठीक, तो पिछली जो सब्जेक्ट की वीडियो बनाई थी मैंने, वो कोलोजी की बनाई थी, तो कोलोजी का तो यहाँ मैं डिस्कस करूंगा ही, उसके साथ साथ अदर सब्जेक्ट। भाई इतने मिनिमम टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं, पढ़ के चले जाना एग्जाम में, बस इतना कर लेना है। ठीक है, सेलेक्टेड टॉपिक्स। फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी हैप सब्जेक्ट पूछा जाता सवाल। सूटिक्स, HECP से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। कोग्नोसी, जूरिस्प्रूडेंस, केमिस्ट्री, एनालिसिस से क्वेश्चन, टाइट्रेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी से टेस्ट वगैरह से सारी चीज़ें। DSBM, SCP, HECP ट्रेंड में है, क्योंकि आपने अभी देखा कॉम्पिटेंसीज में कि फार्मासिस्ट के लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड होती हैं। उसी बेसिस पर सिलेबस डिजाइन होता है। जब हम ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं तो हमारी लीगलिटी टाइम्स पे होता है, तो आप देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस वहाँ क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। फार्माकोलॉजी का ये ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था कि जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखेंगे, प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उस ड्रग के साइड इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ेंगे, ड्रग और मेटाबोलाइट और पॉइजनिंग और एंटीडोट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। कुछ क्लास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए थे, जैसे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फार्माकोकाइनेटिक्स और रिसेप्टर वगैरह, एडीएम, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। PNS, CNS और CVS ड्रग में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था। आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि इस पर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, आजकल कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। रिंगर सोल्यूशन का कंपोजिशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बोलते हैं। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट में एंटीवायरल एजेंट हो गए जितने भी, ये सब सल्फोनामाइड्स, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी फंगल, एंटी मलेरियल, ये सब जो है आपसे पूछे जा रहे हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि प्रेगनेंसी भी उसमें इन्वॉल्व है। तो आप देखेंगे कौन सी ड्रग प्रेगनेंसी में सेफ होती है, इस पर भी काफ़ी एक मुद्दा बना रहता है। तो इस पर भी बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक उभरता हुआ टॉपिक है। कैंसर में सबसे ज़्यादा
ट्रांसप्लांटेशन में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है। ड्रग की स्टोरेज कंडीशन, आप फार्मासिस्ट हैं तो फार्मासिस्ट के तरीके से सोचिए। तो ये जो है ना सिलेबस, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप जो है आराम से फार्माकोलॉजी कर सकते हैं। उसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। राइट अप्रोच क्या है फार्माकोलॉजी की, मैंने इसके पिछले सेशन में डिस्कस किया हुआ था, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन। मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूं, इतना इतना टॉपिक आप पढ़ लीजिए कोशिश करके, या उस टॉपिक को पढ़ा है तो रिवाइज कर लीजिए, डेफिनेटली यू विल बी सिलेक्टेड। आप आइए इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, ठीक है, सिलेक्शन के बाद। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिमिट टेस्ट तो पढ़ के ही जाइए। लिमिट टेस्ट होता क्या है, कंपैरेटिव टेस्ट होता है, क्वालिटेटिव टेस्ट होता है, कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, कौन सा कलर आ रहा है, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लग्जेटिव परगेटिव कैटेगरी है। रेडियो फार्मास्यूटिकल, कौन सा रेडियो आइसोटोप्स किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। और मेडिसिनल गैसेस के बारे में कि अगर ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर है तो किस तरह, क्योंकि आजकल देख रहे होंगे कोविड वगैरह, अभी तो चाइना में इन्फेक्शन फिर आने वाला है, मेडिकल फैसिलिटी को अलर्ट पर रखा गया है। तो मेडिकल गैसेज, रेडियो फार्मास्यूटिकल, लग्जेटिव परगेटिव और लिमिट टेस्ट, कम से कम ये 4 तो पढ़ ही लेना है। इतना कम से कम बता रहा हूँ, इतना मिनिमम आपको पढ़ना है। एनालिसिस में आप टाइट्रेशन के बारे में पढ़िए। टाइट्रेशन में कौन से टाइट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है, कौन सा रिएजेंट यूज किया जा रहा है, किसके किसके बीच ग्राफ है, कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है, जैसे इरियोक्रोम ब्लैक टी किस में यूज किया जाता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में मेटालिक इंडिकेटर किस में यूज किया जाता है, इस तरीके की चीजें, ठीक है। डाइजोटाइजेशन किसके लिए किया जाता है, कार्ल फिशर टाइट्रेशन किसके लिए, मॉइस्चर डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है, कार्ल फिशर रिएजेंट का कंपोजिशन क्या है, इस तरीके के सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन सब स्पेक्ट्रोस्कोपी का थोड़ा सा जान लीजिए कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके लिए, मेटल डिटेक्शन के लिए, आईआर फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन के लिए, यूवी में बियर लैम्बर्ट्स लॉ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लैम्डा मैक्स किसे कहते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पे एब्जॉर्प्शन होती है, ये सब चीज़ें, ठीक है। पाथ लेंथ पे डिपेंड लैम्बर्ट्स लॉ होता है, बियर्स लॉ आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है उसके एब्जॉर्प्शन। HPLC, GCMS, ये सब सेपरेशन टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ें ना तो अमीनो एसिड का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिए, कितने इसेंशियल अमीनो एसिड, कितने नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, किस में सल्फर कंटेनिंग होते हैं, कौन से एरोमेटिक होते हैं, ये सब थोड़ी बातें जो आपको पढ़ लेनी चाहिए। लिपिड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, विटामिन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, बेसिक जानकारी, कौन से विटामिन का क्या सोर्स है, कौन सी बीमारी हो रही है, इस सबसे सवाल पूछा जाता है। देखिए फार्मासिस्ट में ना बड़ा बेसिक लेवल होता है, हम क्या बहुत हाई फाई पढ़ के चले जाते हैं, पूछ लेता है डिप्लोमा लेवल का, पढ़ के चले गए हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, दुनिया भर की बड़ी बड़ी चीज़ें पूछ लिया, लेक्चर की डेफिनेशन वहीं चक्कर खा गिर गए। तो धरातल पर रहना है, बेसिक चीज़ें हमको पता होना चाहिए, ठीक है। एंजाइम्स और डिसीजेस से आपको पता होना चाहिए, किसके लिए, सिफिलिस के लिए कौन सा कोई स्टडीज है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट है, विडाल टेस्ट किस लिए करते हैं, एमपी पैरासाइट टेस्ट किसके लिए करते हैं, ये सब टेस्ट वगैरह थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए ये बायोकेमिस्ट्री में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, लास्ट में उसके एनर्जी में कितना एनर्जी कंज्यूम होता है, लास्ट में कौन सा प्रोडक्ट बचता है, किस साइकिल से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, ये बहुत थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। कि यूरिया है तो किससे क्या चैंपी शंट पाथवे से है, क्या है, वो सब सारी चीज़ें। ग्लाइकोलिसिस में आफ्टर ऑल कितने का गेन होता है एनर्जी का, कितने एटीपी का, वो सब थोड़े बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो बीपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हार्ट की फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ब्लड के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, कौन सा एंटीजन कौन सा एंटीबॉडी, ये सब थोड़ी बहुत पता लगा लीजिए आप, ठीक है। कोएगुलेशन पाथवे, कोएगुलेशन फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एनीमिया डिसऑर्डर्स में जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, पर्नीशियस एनीमिया है, कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है, किसकी वजह से हो रहा है, थोड़ा बहुत ये सब पता होना चाहिए। आजकल एक टर्म है RH फैक्टर वाला, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। फादर RH पॉजिटिव, मदर RH निगेटिव, तो क्या बच्चा उसमें डेथ के चांसेस रहेंगे, वो सब चीज़ें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एंडोक्राइन सिस्टम, डक्टलेस सिस्टम, कौन कौन से हार्मोन है, कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, किस चीज़ के लिए काम होते हैं, ये सब बातें आपने पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। क्रोमोसोम्स के बारे में जान लीजिए, उससे रिलेटेड कोई डिसीज़ है कि क्रोमोसोम में अगर डिफेक्ट होता है तो कौन सा डिसीज़ है, वो थोड़ा सा जान लीजिए। स्केलेटन सिस्टम में जॉइंट के बारे में पढ़ लीजिए कि साइनोवियल जॉइंट कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन सा जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है, उस जॉइंट से रिलेटेड कौन सा अर्थराइटिस डिसऑर्डर वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपोजिशन जहाँ हो जाता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, गठिया रोग वगैरह के बारे में पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया, सेल साइकिल के बारे में, सेल साइकिल के फेज है, ठीक है, S फेज, M1 फेज, जो भी डिफरेंट फेजेज हैं, उस फेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पूरा साइकिल
ठीक है। माइटोसिस मियोसिस के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीएच बॉडी के फ्लूइड पूछा जाता है, इसका पीएच, इसके फ्लूइड का पीएच क्या है, इस पे सवाल। ये सब ना रिसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, तो आप इनको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए, कितना है, 5-7 टॉपिक है यार, पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास 5 दिन भी है ना, तो 5 दिन में लपेट दोगे पूरा सिलेबस आप। अगर 5-5, 6-6 घंटे आप दोगे तो भी आराम से पढ़ लोगे इसको। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, WHO की डेफिनेशन, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सब चीज़ें की थोड़ा डेफिनेशन सर्च कर लो। कितना टाइम लगता है WHO कि WHO के हिसाब से कितने टाइप के हेल्थ होता है, पूछा गया था आपका ESIC में, ठीक है। डिसीजेस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन कौन सी होती हैं, छींकने खांसने से फैलने वाली। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन कौन सी होती हैं। अभी भुवनेश्वर वाला हुआ तो उसमें STDs के बारे में बहुत दबा के पूछा हुआ था, ठीक है। ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन कौन सी होती हैं, देखो मैंने नाम लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें, ठीक है। थोड़ा बहुत इनके बारे में बेसिक जानकारी कहाँ से, WHO की साइट से, सेंटर फॉर डिसीज ऑफ कंट्रोल, CDC की साइट, अमेरिका से भी पढ़ सकते हैं, WHO की साइट से थोड़ा थोड़ा गूगल कर करके इनके बारे में पढ़ लीजिए। क्या पढ़ना है, कौन सी बीमारी, क्या पॉजिटिव एजेंट है, क्या मोड ऑफ स्प्रेड है, कैसे फैल रहा है, वो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। और कौन सी दवाई मेनली उसमें दे दी जाती है। भाई फार्मासिस्ट हैं तो आपको फर्स्ट एड भी आना चाहिए। इमरजेंसी में अगर शॉक है तो कौन सा टाइप 1 एनाफाइलेक्टिक शॉक, उसमें कौन सी दवा देंगे। अगर स्नेक बाइट कर लिया तब, बर्न्स का केस है, फ्रैक्चर का केस है, तो आप क्या क्या करने वाला है। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं, फार्मासिस्ट के तौर पर आपको पता होना चाहिए। DSBM भर भर के आप देखेंगे, अभी पूछा हुआ था भुवनेश्वर वाले में। मैं बता रहा हूँ DSBM एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट प्ले करने वाला है। हालांकि जो नया PCI का सिलेबस डिप्लोमा का उसमें DSBM गायब कर दिया है, लेकिन अब फार्मासिस्ट के तौर पर हॉस्पिटल में स्टोर को मैनेज करते हैं भाई। इन्वेंट्री को मैनेज, इन्वेंट्री का मतलब दवाई को मैनेज करते हैं। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक है, ABCD, VED, वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल, EO, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, क्या लीगल रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कैसे रजिस्टर मेंटेन करना है, कितना फार्मेसी रन करने के लिए शेड्यूल N, कितना स्क्वायर मीटर जगह चाहिए, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए DSBM में। इतनी चीज़ तो कम से कम आप पढ़ ही के जाइए। बजट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, लेजर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये सब खाता भाई जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हो आप। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, क्योंकि हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट के तौर पर आप रहोगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोले तो हॉस्पिटल बेस्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होती है, इसेंशियल दवाइयों की लिस्ट होती है कि अगर हमारे यहाँ मलेरिया पेशेंट आएगा तो यही दवाई दी जाएगी। तो एक इसेंशियल ड्रग की लिस्ट होती है जिसमें कि फार्मासिस्ट, नर्सेज, फिजिशियन सब मिलके बनाते हैं इसको, ठीक है। फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, तो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी में यही सब फार्मासिस्ट, नर्सेज और ये सब फिजिशियन वगैरह होते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी होती है ना, जो लिस्ट बनाई जाती है इसेंशियल ड्रग की हॉस्पिटल में कौन सी यूज़ कीजिएगा, उसके लिए फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी होती है, वो सब काम किया है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या क्या होते हैं, फूड इंटरेक्शन, इडियोसिंक्रोटिक रिएक्शन किसे कहते हैं, कौन कौन से आजकल ना सॉफ्टवेयर, अच्छा काइनेटिक स्टडी करनी है तो नॉन मेनलिन, और कौन से आजकल टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं काफ़ी, तो थोड़ा टर्मिनोलॉजीज भी। ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर जैसे एम्स वगैरह बना हुआ, तो और भी जितने सेंटर इंडिया में है, कितने पॉइजन सेंटर है, कैसे रिपोर्टिंग होती है, थोड़ा बहुत। फार्मेको विजिलेंस के बारे में थोड़ा जान लीजिए, ADR मॉनिटरिंग, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ऐप बेस्ड सिस्टम है, उस पर टोल फ्री नंबर, उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। ADR मॉनिटरिंग का फॉर्म है, फिजिशियन, फार्मासिस्ट और जनरल आम जनता सब लोग कर सकते हैं। फिर फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी दिखाया था ना फार्मास्यूटिक्स, वो जो कॉम्पिटेंसी में था। देखिए जो सिलेबस होता है ना, जो अब देखिए क्या क्या कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड उसी से डिसाइड होता है। यही सिलेबस आपको GPAT और DI में भी देखने को मिलेगा लगभग, लेकिन लेवल अलग होता है, वहाँ पर अलग कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड होती है। GPAT उसके लिए मास्टर के लिए नॉलेज चाहिए होता है, तो डीप लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर में आपकी लीगैलिटी पे बेस्ड होता है, एक्शन लेना होता है, आपको कोई गलत कर रहा होता है, जूरिस्प्रूडेंस वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, DNC एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो T-12 सेल्फ लाइफ, ये सब जान लिए। T-12 से ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिसाइड होता है, सेल्फ लाइफ से एक्सपायरी डेट डिसाइड होता है। फार्माकोपिया के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए कि लेटेस्ट एडिशन कौन सा 2022 का है, फार्माकोपिया का 9th एडिशन है कि 8th एडिशन है। BPSP क्या होता है, पैकेजिंग के बारे में, इमल्सन सस्पेंशन, कैलेमाइन लोशन में जिंक ऑक्साइड का क्या रोल है, कौन कौन से कंपोनेंट है, बेंटोनाइट का क्या रोल है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मिल है, अगर कटर मिल है तो क्या कर रही है, ट्रिपल रोलर मिल है तो वो ऑइंटमेंट बनाने में काम में आ रही है, हैमर मिल है तो इम्पैक्ट पे काम कर रही है, फ्लूइड एनर्जी मिल है तो इम्पैक्ट एट्रिशन दोनों पे काम कर रही है, प्रिंसिपल वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैं रिवाइज भी करा दे रहा हूँ आपका, ठीक है।
यूटैक्टिक मिक्सचर किसे कहते हैं। आजकल ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड है, जैसे CGHS कोलकाता का एग्जाम हुआ था 2020 में, काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा गया था, किस पाउडर को हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं, किसको डेलिक्वेशेंट बोलते हैं, किसको एफरवेसेंट पाउडर बोलते हैं। ठीक है, ये सब टर्म थोड़ा सा पढ़ डालिए। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स में और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे डोजेस फॉर्म पे पाउडर्स के बारे में, सिंपल पाउडर और कंपाउंड पाउडर किसे, जिसमें मल्टीपल पाउडर्स होते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म में मोनोफेजिक, बाईफेजिक में इमल्सन सस्पेंशन के बारे में पढ़ डालिए, उनके कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो पढ़ डालिए। ठीक है, ये सब सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में जैसे ऑइंटमेंट हो गया, पेस्ट हो गया, इनमें कौन कौन से बेसेज होते हैं उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ डालिए। डेंटिफ्राइसेज में जैसे टूथपेस्ट हो गया, ये सब तो कौन सी चीज़ उसमें एज ए फिलर के तौर पर यूज हो रहा है, कौन सा एब्रेसिव यूज हो रहा है। ठीक है, कैचेट्स किसे कहते हैं, इंसफ्लेटर किसे कहते हैं, ऑक्यूसर्ट्स किसे कहते हैं, गार्गल किसे, क्या हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशंस होते हैं गार्गल, या एलिक्सर्स को हाइड्रोअल्कोहलिक बोलते हैं, थोड़ा बहुत जानते जाइए हिंदी इनके लिंक टेसेस के बीच। डोज कैलकुलेशन और यूनिट कन्वर्जन पे मैंने यूट्यूब पे ही वीडियो डाली हुई है, आप देखेंगे, कैलकुलेशन पे बेस्ड, एलिगेशन मेथड पे, बहुत सारे सवाल मेथड ऑफ एलिगेशन पे। ठीक है, फ्लूइड ऑन्स पे पूछा जाता है, पेसरीज पे, सपोजिटरीज पे, बूगीज पे, जो यूरोथ्रल नेजल बूगीज होते हैं, जो सपोजिटरी यूरोथ्रल नेजल रूट में यूज करते हैं उनको बूगीज बोलते हैं। ठीक है, जबकि जो एनल रूट में यूज करते हैं वो सपोजिटरीज होते हैं। फार्मासिस्ट ना भाई, प्रिस्क्रिप्शन तो पढ़ने आना चाहिए। तो सुपरस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, सब इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, डायरेक्शन जिसको दी जाती फार्मासिस्ट को वो किसे कहते हैं। ठीक है, RX के सिंबल को क्या कहते हैं, सिग्नेचर किसे कहते हैं, SOS का मतलब क्या होता है, वेन नेसेसरी, OD का मतलब वंस डेली। ठीक है, इस तरीके से QD का मतलब क्वार्टर 4 बार लेना है, TD का मतलब थ्राइस अ डे। ये सब टर्मिनोलॉजीज है ना, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, पेरेंट्रल्स में आजकल टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, डायलिसिस फ्लूइड वगैरह ये सब चीज़ें। पोसोलॉजी में डिलिंग्स फार्मूला, यंग्स फार्मूला, एज इन ईयर अपॉन एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, कैलकुलेशन पता होना चाहिए। क्लार्क फार्मूला, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शैम्पू का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, सरफेक्टेंट होता है। नेल लिक्वर्स में कौन सा कंपोनेंट मेन होता है, सरफेक्टेंट में आयनिक, नॉन आयनिक, ये सब चीज़ें। डिओड्रेंट, एंटीपर्स्पिरेंट, हेयर रिमूवल में कौन कौन सा एजेंट होता है, वो सब थोड़ी बातें आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, यही सब चीज़ें पूछी जाती है एज ए फार्मासिस्ट। ठीक है, थोड़ा सा सूटिक्स में ही, हालांकि माइक्रो अलग सब्जेक्ट, लेकिन सूटिक्स से संबंधित ही माइक्रो में जोड़ के पूछ लिया जाता है स्टरलाइजेशन के बारे में, टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी, पायरोजन टेस्टिंग। ठीक है, ये सब टेस्टिंग थोड़ा सा पेरेंटल की टेस्टिंग के बारे में पूछ लिया जाता है, क्लैरिटी टेस्टिंग। ठीक है, ये सब माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है आपसे। स्टेनिंग टेक्निक के बारे में पूछ लिया जाता है कि एसिड फास्ट स्टेनिंग किसके लिए किया जाता है, नॉर्मल डिफरेंशियल स्टेनिंग किसके लिए होता है, सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, रॉड शेप, ये सब क्या है, माइक्रोबियल का क्लासिफिकेशन है। लाइकेंस किसे कहते हैं, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से संबंधित, जैसे ट्यूबरकुलोसिस क्या बैक्टीरियल डिसीज है कि वायरल डिसीज है, HIV क्या वायरल है कि बैक्टीरियल डिसीज है, तो लिस्ट बना लीजिए, बैक्टीरियल डिसीज की लिस्ट, वायरल डिसीज की लिस्ट, इस तरीके से। फार्माकोग्नोसी में बड़ा इंपॉर्टेंट है फार्माकोग्नोसी। देखिए, फार्माकोग्नोसी पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, रेजिन्स, टैनिन्स, एल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड होते क्या है, इनके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कम से कम टेस्ट का नाम पता होना चाहिए, कौन से टेस्ट में कौन सा रिएजेंट है, क्या कलर देता है, ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। अच्छा, ये ड्रग है अगर डिजिटैलिस है तो क्या ये ग्लाइकोसाइड है, कौन सी है उसमें, डिजिटैलिस में सैपोनिन है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, थोड़ा बहुत ये सब पता होना चाहिए। बहुत सी दवाएं जो है, गोखरू किसे बोला जा रहा है, डेविल्स डंग किसे बोला जा रहा है, एसेफोर्टिडा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिनोनिम, ड्रग और सिनोनिम्स का लिस्ट पूछा जाता है। केमिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट, कोई दवा जैसे डिजिटैलिस में, तो डिजिटैलिस का मेन केमिकल कंपाउंड क्या है ये पूछा जाता है आपका। तो करीब 10-15 ड्रग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, डिजिटैलिस हो गई, धतूरा हो गई, आपके सेना हो गया, कोरिएंडर हो गया, बहुत सारे ड्रग जो है 15-20 ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको आप देख लीजिएगा। कौन से ड्रग का फैमिली क्या है, मैसरेशन प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन किसे कहते हैं, ये सब पूछा गया है। प्लांट हार्मोन्स में पूछ लिया जाता है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत पूछी जाती है आपसे, देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब। जूरिस्प्रूडेंस की जो है मैंने एक मास्टर वीडियो डाली हुई है। ठीक है, तो मास्टर वीडियो यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। एक ही वीडियो में पूरी जूरिस्प्रूडेंस मैंने ख़त्म कर दी है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे ना, आई कैन गारंटी यू, चाहे जीपैट हो, DI हो, फार्मासिस्ट हो, 110% सारे क्वेश्चन लगने वाले हैं। पहली बार फार्मा के इतिहास में इतना आसान नहीं होता है कि पूरे सब्जेक्ट को एक वीडियो में पढ़ा देना, और 1.5 घंटे की वीडियो में पूरी जूरिस्प्रूडेंस मैंने पढ़ा दी है। ठीक है, तो DNC एक्ट, उसके चैप्टर फॉर्म से, ये मिस ब्रांडेड, स्पूरियस, एडल्ट्रेटेड, ये सब टर्मिनोलॉजी से सवाल पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा कि कोई दवा अगर कलर इस तरीके से किया गया, छुपाया गया, मिस ब्रांडेड ड्रग, फॉल्स क्लेम है, मिस ब्रांडेड ड्रग, प्रॉपरली लेबल नहीं किया गया, मिस ब्रांडेड ड्रग,
कोई ऐसी कंपनी के नाम से बेचा जा रहा है जो फर्जी है, फिक्सियस, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, स्पूरियस ड्रग। कोई ऐसे सब्सटेंस को मिला दिया गया जिससे उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, एडल्ट्रेटेड ड्रग। किसी ऐसी दवा को बनाया गया अनहाइजीनिक कंडीशन में, एडल्ट्रेटेड ड्रग। ठीक है, कोई दवा है, किसी और दवा है, उसको दूसरे पैकेट में डाल के बेचा जा रहा है, स्पूरियस ड्रग। फार्मेसी एक्ट के बारे में, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013, नेशनल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो कि दाम वगैरह तय करती है। एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 में आया, किसको भांग बोलते, किसको हसीस, किसको चरस, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज 1954 में आया, रूल्स कब क्या 55 में आया। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि फार्मासिस्ट आर द की बैकबोन यू कैन से ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी इन इंडिया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी कौन कौन सी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कौन कौन सी कहाँ पर है, जैसे इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, IVRI इज्जत नगर में है।